Welcome back students. Now we will talk about the structure of यूकैरियोटिक सेल. तो हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके अलावा हमारे वहां पे क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले किसी भी सेल की बात करें तो सेल को बाहर से कौन बाउंड करके रखता है? कोई भी सेल एनवलप. तो सेल एनवलप क्या हो सकता है? अगर एनिमल सेल की बात करें तो बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन. जो बाहर से किसी सेल को इंक्लोज करके रखे वो क्या हो गई हमारी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके अलावा कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, मतलब कुछ क्या लगभग सारे प्लांट सेल के अंदर ही हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो हमारी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. तो जो भी आउटर एनवलप सेल को इंक्लोज करता है उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये देखिए, ये एक सेल है, सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन हो गई इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, जो एक सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और शेप देती है. अब सेल के अंदर जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, वॉट एवर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. तो जो भी कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे. तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, या जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस को अगर मैं प्रोटोप्लाज्म में से निकाल दूं, इफ आई एक्सक्लूड द न्यूक्लियस फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म, तो जो बचेगा वो साइटोप्लाज्म होता है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को हम कंसीडर नहीं करते, इसलिए मैंने न्यूक्लियस को अलग लिखा हुआ है. ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? सारी चीजें होंगी इनसाइड अ सेल. और साइटोप्लाज्म क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हो सकते हैं. पहले सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं. तो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेके आए हो कि क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. नाम भी सुने होंगे, बहुत सारों को आपने नाम सुन रखा होगा. तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के तौर पे कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो दो मेम्ब्रेन से इंक्लोज है, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से इंक्लोज है, और कुछ ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड करने के लिए नहीं है. तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड के तौर पे यहां पे कौन कौन है? एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक प्लास्टिड्स. इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में, इनको इंक्लोज करती है डबल मेम्ब्रेन. ठीक है. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के तौर पे ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया. उसके अलावा और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हो गए? गोल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गए. ये सब के सब क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के तौर पे कौन कौन है? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी. उसके अलावा साइटोस्केलेटन्स हो गए और हमारे सेंट्रियोल्स. दीज ऑल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड देम. तो कौन कौन से? राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल्स. ये हमारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं. और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात करूं, इंक्लूजन्स क्या होते हैं बेटा? ये हमारे पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम स्टोरेज करके रखने का होता है. दे विल स्टोर. तो स्टोरेज के तौर पे जैसे ये प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, स्टार्च को, फैट और ऑयल को, या प्रोटीन्स को. तो सेल इंक्लूजन्स क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो किसी भी चीज को स्टोर करके रखेंगे. तो इसमें सबसे पहले सेल स्टोरेज प्रोडक्ट की कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो ये क्या क्या स्टोर कर सकते हैं सेल इंक्लूजन्स के तौर पे? स्टोरेज, फैट एंड ऑयल एंड प्रोटीन. और ये सब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे इनसाइड अ सेल. ये सब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. उसके अलावा सेक्रेटरी प्रोडक्ट की बात करूं तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट में ये एंजाइम, हार्मोन या पिगमेंट जो भी सेल अंदर सिंथेसाइज करेगी और उसके बाद उसको बाहर सिक्रीट करेगी. और उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब जो सेल के लिए यूज में नहीं है, वो उसके लिए वेस्ट है, तो उसको वो सेल क्या करती है? एक्सक्रीट कर देती है. तो एक्सक्रीट होने से पहले वो कहां पे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूजन्स की फॉर्म में. तो वहां पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, टेनिन्स और एसेंशियल ऑयल, ये सारे के सारे हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं. उसके अलावा बीचों बीच सेल के एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनसाइड अ एनिमल सेल, और प्लांट सेल के पेरिफेरी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहां पे लार्ज सेंट्रल सब वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस खिसक के क्या हो जाता है? वो साइड में चला जाता है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर था. अब हम लोग सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाउ.
अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने जब अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल बताया था उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या बताया था, सेल एनवेलप, और उसमें फर्स्ट चीज जो मैंने वहां पे लिखी थी दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी किसी सेल को जो इंक्लोज करेगी और उसको सेपरेट करेगी, आउटर एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी। उसके अलावा ये इलास्टिक नेचर की होगी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। इलास्टिक क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमेशा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वेव लाइक मूवमेंट करती रहती है, गॉट इट, और स्टेबल स्ट्रक्चर इसका नहीं रहेगा। और इसके अलावा ये लिविंग पार्ट होता है सेल का और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि इट विल अलाउ ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, ठीक है, इट विल अलाउ द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। तो ये केवल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही पास होने देगी, अदर मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगी, इसीलिए लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बात कर लेते हैं इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका क्या था, तो देखिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को 1950 से पहले बस हाइपोथाइज किया गया, हाइपोथेसिस दी गई थी इसके बारे में कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन जो असली डिस्कवरी हुई वो 1950s के बाद हुई, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ तब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बता पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पे इसके जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है। तो दिए कई मॉडल, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे सबसे पहले ओवर्टन सजेशन बोला जाता है इसे, ओवर्टन थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि 1895 की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड से बनी होती है। उसके अलावा फिर हमारे गॉटर एंड ग्रेंडल का मॉडल आया 1925 में, इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर मॉडल है। उसके अलावा फिर डेनिली एंड डेविडसन मॉडल आया 1935 में, इन्होंने बताया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर रॉबर्टसन मॉडल आया, इन्होंने ट्राइलेमिनार 3 लेयर की बताया। फिर उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस आई जिसे ट्राइलेमिनार या 3 लेयर स्ट्रक्चर कहा गया। ये सारे के सारे जो मॉडल्स थे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर इन्होंने स्ट्रक्चर बताया तो उसके फंक्शन को नहीं बता पाए, नहीं, या ये बता पाए कि जो वाटर सॉल्युबल जो मटेरियल होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से किस तरीके से पास होंगे, और कईयों ने तो ये बोला कि ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें जो थी इनके मॉडल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इनके मॉडल्स आए गए। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो अब तक आया वो आया था सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो मॉडल था ये बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था और ये हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो ये भी एक, इन्होंने भी यही बताया कि ये बाइलेयर्ड है, लेकिन इनका जो मॉडल था उसको डायग्राम के थ्रू हम देखते एक एक करके कि इन्होंने क्या बताया, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट उन्होंने जो सबसे पहले स्टडी की गई थी वो ह्यूमन आरबीसीज पे कर गई थी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स के ऊपर। और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्होंने फाइंड आउट किया था कि वहां पे 52% के अराउंड तो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, उसके अलावा 40% वहां पे लिपिड्स होते हैं, रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये किस तरीके से लगा होता है, कैसे कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी। तो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ये जो है पोलर इसका हेड होता है। पोलर हेड मतलब ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग, और इसकी जो टेल होती है ये नॉन पोलर टेल होती है, ये नॉन पोलर होती है मतलब ये हाइड्रोफोबिक होती है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये तो मैंने आपको बताया किसका, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि इसकी 2 लेयर होंगी। अब मैंने क्या बताया कि ये जो टेल है ये वाटर हीटिंग है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो ये क्या करती है, ये अपने आप को अंदर की तरफ प्रोटेक्ट करके रखेगी और ये बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सी यहां पे ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहां पे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन हो गई।
अब ये बाइलेयर बन गई फॉस्फोलिपिड की। अब इनके साथ साथ इनके बीचों बीच मैंने आपको क्या बताया, इनके साथ क्या और प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, प्रोटीन्स हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। तो नाम से पता चल रहा है जो इंटीग्रल है ये कहां पे होंगी, यहां पे प्रेजेंट होंगी। तो दिस इज व्हाट इंटीग्रल प्रोटीन। फिर यहां पे जो अंदर प्रेजेंट है ये क्या है, ये यहां पे जो प्रेजेंट है ये सब क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये सब क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बाहर प्रेजेंट है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये सब पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गई जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो ये लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स भी लगा देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो यहाँ पे बाहर की तरफ लगे हुए हैं। गॉट इट। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देने के लिए होता है, तो यहाँ पे मैं कोलेस्ट्रॉल लगा देता हूं, ये कोलेस्ट्रॉल है। दिस इज व्हाट कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये बाइलेयर है। सबसे पहला पोस्टुलेट तो ये बताया था। और जो टेल वाला पार्ट होता है ये अंदर की तरफ होता है। देखिए दोनों टेल एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और जो हेड है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है, ये आउटर साइड है जो वाटर से इंटरेक्ट करेंगी, टेल इंटरेक्ट नहीं करती। और अगर किसी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास होना है या किसी पोलर मॉलिक्यूल को पास होना है तो वो इस प्रोटीन के थ्रू अंदर की तरफ पास हो जाएगा। ये जो मैंने बाइलेयर बनाई है ये किस तरीके से होगी, ये किस तरीके से होगी, देखिए ये सेल है, ये सेल है, तो ये ऐसे बाइलेयर इस तरीके से लगी हुई है, इस तरीके से ये बाइलेयर जो सेल को सराउंड करके रखी है। ठीक है, ऐसे ही सारे चारों तरफ होगा। और किसी मॉलिक्यूल को अंदर पास होना है, पोलर मॉलिक्यूल को, तो पोलर मॉलिक्यूल किसके थ्रू पास होगा, इस प्रोटीन के थ्रू पास होगा। दैट इज व्हाट इंटीग्रल प्रोटीन। अब इसको लेबल कर देते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। ये क्या, कौन सी प्रोटीन हो गई, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। उसके अलावा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा ये मॉलिक्यूल क्या हो गए, ये स्टिफनेस, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, दीज आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। गॉट इट। और तो ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट थी इन्हें पेरिफेरल कहा, ये अंदर प्रेजेंट है ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। उसके अलावा बेटा ये जो मेम्ब्रेन होता है इसका जो नेचर होता है क्वासी फ्लूइड नेचर है। इट इज व्हाट, क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि यहां पे ये एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये फॉस्फोलिपिड चाहता है कि यहां पे मूव करना तो ये लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर देते हैं, इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। ये एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन टू मेम्ब्रेन। और उसके अलावा विद इन सेम मेम्ब्रेन भी ये अगर फॉस्फोलिपिड यहां जाना चाहता है तो ये मूव करके जा सकता है। तो यहां पे ये विद इन द मेम्ब्रेन और विद इन द सेम मेम्ब्रेन और विद इन टू मेम्ब्रेन ये एक्सचेंज हो सकते हैं। गॉट इट। और उसके अलावा ये अपीयर किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से अपीयर होता है, आपकी बुक में स्टेटमेंट दिया होगा कि it resembles or it appears like protein icebergs are floating in the sea of phospholipids। मतलब ये जो प्रोटीन के आइसबर्ग्स जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके के अपीयर होते हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड के सी में। गॉट इट। तो ये मॉडल जो था ये दिया था किन्होंने, सिंगर एंड निकोलसन ने। और ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और यहां पे कौन कौन सी चीजें मैंने बताई, प्रोटीन्स बताई आपको, मैंने यहां पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बताई, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बताया और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बताए। ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा ये जो मैंने आपको प्रोटीन्स बताई थी ये प्रोटीन्स भी कई नेचर की होती हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पे भी इस मेम्ब्रेन में काम कर सकती है, मतलब इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर और शेप देने के लिए भी प्रेजेंट हो सकती हैं। उसके अलावा ये रिसेप्टर के तौर पे भी काम कर सकती हैं। उसके अलावा ये चैनल प्रोटीन के तौर पे भी काम कर सकती हैं। ये
आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे भी काम कर सकती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पे भी काम कर सकती हैं। तो इनके अलग अलग फंक्शन है हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के। देखिए सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये सपोर्ट एंड शेप दे रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमने यहाँ पे बनाई है ये सपोर्ट देने के लिए इसको पर्टिकुलर एक शेप या स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाए। दूसरा मैंने लिखा हुआ रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर प्रोटीन क्या करेंगी, जैसे सपोज करिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो सेल के सरफेस पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं जो एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए ये क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर। तो इंसुलिन रिसेप्टर पे जब तक ये इंसुलिन आके बाइंड नहीं करेगा तब तक क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट। तो ये ग्लूट तब तक सरफेस पे नहीं आएंगे, और जब तक सरफेस पे नहीं आएंगे तब तक शुगर अंदर नहीं आ सकती। तो इंसुलिन जब तक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगी तब तक ये जो ग्लूट्स हैं ये सरफेस पे नहीं आएंगे, तब तक ये शुगर जो है ये सेल इंटेक नहीं करेगी। तो ये क्या कर रही है, ये इंसुलिन के साथ ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे इसका मेन रोल क्या हो गया, हमारा रिसेप्टर प्रोटीन का कम्युनिकेट कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, सिग्नल्स जो आ रहे हैं हार्मोन्स के थ्रू उनके लिए रेस्पॉन्ड करने का काम रिसेप्टर प्रोटीन्स का होता है। और ये जो रिसेप्टर्स हैं देज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को समझना है तो कैसे समझेंगे आप, देखिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को कैसे समझेंगे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझाता, लेकिन यहाँ पे आया है तो मैं समझा देता हूं। ये सेल है भाई, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये अंदर पास होना चाहता है लेकिन ये पास नहीं हो पा रहा, तो इसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होगी। तो ये मॉलिक्यूल पहले इससे बाइंड करेगा, ये इसको अंदर मॉलिक्यूल को छोड़ेगी, उसके बाद फिर से सेल सरफेस पे आ जाएगी। तो इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, गॉट इट। इसके अलावा एक और होती है चैनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, ये वाली बीच में जो बता रहा हूं, ये वाली, ये हमारी काम करती है किस तौर पे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसे चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, इसे टनल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक तरीके से चैनल प्रोवाइड कर रही है ना किसी बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर आने के लिए। तो इसे कई नामों से जाना जाता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलग थी, वो क्या होती है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, किसी मॉलिक्यूल को बाइंड करवाएगी, अंदर छोड़ेगी, फिर वापस सरफेस पे आ जाएगी, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेगी, बताऊंगा थोड़ी देर में। और एक होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगी, और ये इनके साथ ग्लाइको मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिक्स होके एक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और इनका काम क्या है, सेल कम्युनिकेशन में इनका रोल होगा, गॉट इट। तो ये हमारे रोल थे किसके, प्रोटीन्स के, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमने यहां पे पढ़ी। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करेगी। सबसे पहला तो भाई इसी सेल को डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर देना, फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन यहां लिखा हुआ है इनगल्फ और एक्सपेल सब्सटेंस। अब इसे समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कैसे इनगल्फ करेगा और कैसे एक्सपेल करेगा। तो बेटा ये क्या करते हैं, इनगल्फ करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को इनगल्फ करना। अब ये कोई सेल है, ये कोई मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है और इसको इनटेक किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो उसे कहते हैं हम लोग पिनोसाइटोसिस। तो सेल, अगर ये फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया, सेल ईटिंग,
और पिनोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। और ये किस तरीके से इनकल्प करेगी, जैसे आपने अमीबा के अंदर देखा होगा कि इस तरीके से ये मेम्ब्रेन एक्सटेंड होगी और यहां पे ये फॉर्म हो जाता है एक वेसाइकल जैसा, और इसको इनटेक करेगा ये। तो यहां पे अगर ये सॉलिड फॉर्म में है ये फूड, तो इसे कहेंगे क्या, फेगोजोम। क्या कहेंगे, फेगोजोम। और अगर ये जो बाहर से अपटेक किया है तो उसे कह देंगे हम लोग क्या, पिनोजोम। दैट इज कॉल्ड पिनोजोम। गॉट इट। तो सेल ईटिंग को कहेंगे फेगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग को कहेंगे पिनोसाइटोसिस, और यहां पे अगर फेगोसाइटोसिस हो रहा है तो फेगोजोम, अगर सेल ड्रिंक कर रही है तो उसे कहेंगे पिनोजोम, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इस ओवरऑल दोनों मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। मतलब इनटेक किया, किसी चीज को क्या किया इन्होंने, इनटेक किया है। और अगर सेल को क्या करना है, अपने वेस्ट को बाहर रिलीज करना है, तो इसी तरीके से वेसाइकल बनेंगे, वेसाइकल बनेगा, उसके अंदर वेस्ट होगा, ये आके मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, और मेम्ब्रेन से फ्यूज करने के बाद ये बाहर अपनी चीजों को एक्सपेल कर देगा। एक्सपेल करने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या ईफेजी, ईफेजी, और सेल वॉमिटिंग। गॉट इट। तो ये प्रोसेस होता है क्या करना, एनगल्फ करना या एक्सपेल करना किसी चीज को। अब लास्ट, सेकंड लास्ट एक फंक्शन दिया हुआ है क्या, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा, तो उसको यहां पे समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो प्रेजेंट है, चैनल प्रोटीन भी यहां पे प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है, चैनल प्रोटीन भी है। उसके अलावा किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराएंगे इनसाइड एंड आउटसाइड, उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पे बेसिकली हमें दो ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करनी है। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे हमें जो ट्रांसपोर्ट देखने हैं वो बेसिकली देखने हैं, एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो देखना है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यहां पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। और यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। क्यों होगी उसकी बात बता देता हूं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को सब कैटेगराइज कर दे रहा हूं तीन कैटेगरी में। सबसे पहला है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस है जिसे कह रहा हूं मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जनरली गैसेस के केस में होता है, ये डिफ्यूजन गैसेस के केस में होगा, ठीक है। अगर मूव कर जाए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अपने हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ अगर ये मूव कर जाती हैं तो उसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को किस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे एक परफ्यूम की बोतल आपने ली, ओपन की, तो दूसरी जगह पे जो बैठा पर्सन है उसको स्मेल क्यों आ जाएगी, क्योंकि जहां बोतल थी वहां पे हायर कंसंट्रेशन था परफ्यूम का, और जहां पे वो स्मेल डिफ्यूज करके गई वहां लोअर कंसंट्रेशन था, उसकी वजह से वो क्या कर गई, डिफ्यूज कर गई। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से नाम पता चल रहा है, फैसिलिटेटेड मतलब कोई चीज है जो इसको डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करेगी। तो मैंने वहां पे एक बताई थी आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये सेल है, ये कोई मॉलिक्यूल एक्स है जिसको अंदर जाना था, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, यहां पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती है, चैनल प्रोटीन भी, सॉरी इन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल यहां पे बाइंड किया, ये अंदर आया, इस मॉलिक्यूल एक्स को अंदर छोड़ा, फिर वापस सेल सरफेस में चली गई, तो इसने कैरियर प्रोटीन ने इस प्रोसेस को क्या किया, फैसिलिटेट किया, तो इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहां पे भी कोई भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होगा, यहां पे भी कोई कंजप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज यहां पे डाउनहिल मूवमेंट होता है, मतलब हमेशा हायर से लोअर,
हायर से लोअर, जहां किसी चीज का कंसंट्रेशन हायर है उससे लोअर की तरफ आएगा। बाहर हायर था, अंदर लो है, तो बाहर से अंदर होगा। गॉट इट। अब ऑस्मोसिस सिमिलर होता है डिफ्यूजन से, लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट हो, जनरली यहां पे सॉल्वेंट मीडियम की बात हो रही है, वहां पे गैसियस मीडियम की या सॉल्वेंट मीडियम की। तो अगर कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक अगर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे क्या हुआ भाई, हायर से लोअर जा रहा है, मतलब हर जगह डाउनहिल मूवमेंट है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, यहां पे एनर्जी कंज्यूम होगी, क्योंकि यहां पे हमेशा अपहिल मूवमेंट होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा। मतलब यहां पे जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का वो अपहिल होता है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ले वो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा। और इसका एग्जांपल है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, जो एनर्जी को कंज्यूम करवाएंगे उस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में। गॉट इट। और लास्ट जो फंक्शन है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है इस्टेब्लिश करना कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको इंसुलिन वाला एग्जांपल बताया था, किस तरीके से इंसुलिन हार्मोन के लिए वो सेल रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो सिमिलरली बहुत सारे हार्मोन्स है, सबके लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, सेल सिग्नलिंग चलती है, सेल आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस थे ये किसकी वजह से परफॉर्म हो पा रहे थे, बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी सेल के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।